Hello everyone, welcome to day 1 of 30 days Indian Constitution series by UXIS. This is Vivek Mishra and today we will discuss few important points before we will start our series of constitution in the next 30 days. As you can see in the pie chart, how Indian polity is important for this exam, this whole journey of UPSC from GS2 to GS4 and AC, also relevant in interview when you will be asked various kind of questions which is directly come from the polity or the constitution section. Now important questions की बात करें तो 2015 से आपके सामने कुछ डाटा मैं दे रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 14, देन 16 में 11, फिर 29, 17, 13, 19, 22, 14 एंड फिर अगेन 14 एंड 22। और 2025 में अगर बात करें तो 2025 में भी करीब 14 क्वेश्चन पॉलिटी से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए हैं। तो आप इससे एक अंदाजा निकाल सकते हैं कि करीब करीब 10 to 15 क्वेश्चंस हर साल प्रीलिम्स में डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से पूछे जाते हैं। तो अब मुझे ये बताने में कोई तिरस्युक्ति नहीं होगी कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट और सेक्शन कवर करता है आपका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये इंडियन पॉलिटी सीरीज जिसमें हम प्री और मेंस दोनों पार्ट को कवर करेंगे, चाहे फिर आप बिगिनर्स हों या फिर एक सर्टेन लेवल की तैयारी कर चुके हों। आप दोनों के लिए एक तरीके से ये रिवीजन फ्रेंडली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी सीरीज को ध्यान से करिएगा, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो रिवीजन के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनका बेसिक फाउंडेशन एक तरीके से ये आपको प्रोवाइड कराएगा। रीसेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस साल 2025 में जो कि अभी 25 मई को हुआ है पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दिया गया था एक साइड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रहे न्यू कमर्स, याद रहे जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। और इसका रीसेंट एग्जाम्पल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको समझना है कि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि अभी हाल में कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक तरफ आपको दिया गया प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ दिया गया कि ये किस पार्ट में डिफाइन किया गया है। तो आपके ऑप्शंस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, और इसके सामने दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। और ऐसे ही 3 ऑप्शन देख करके आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो जैसा कि हम सभी आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, यानी कि आर्टिकल 50 का पार्ट है। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। अगेन सेकंड कहता है वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, और इसके सामने दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। सो अगेन ये आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज F का पार्ट है, यानी कि दिस इज ऑल्सो राइट। और तीसरा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर इन द फैक्ट्रीज, यानी कि आर्टिकल नंबर 24, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे आप सभी समझ सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द 3। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है, जिसमें से आप अगर एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समझ अच्छे से कर लेंगे, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेंगे, तो आप अगर 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल 2025 में, तो आई कैन गारंटी यू आप 12 से 13 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चन की गारंटी तो कोई भी नहीं लग सकता। इवन टीचर्स हम लोग भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं कभी कभी, क्योंकि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। बट एटलीस्ट अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की समझ अच्छी से रखते हैं तो आप 14 में से 12 से 13 क्वेश्चन सही से कर पाएंगे। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है, लाइक विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड एरिया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल दिए गए हैं। ये शेड्यूल क्या है, आने वाले लेक्चर्स में हम उसे भी कवर करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि किस तरीके से हमें इस पूरी सीरीज में एक एक पार्ट को, एक एक आर्टिकल को और एक एक शेड्यूल की समझ रखते हुए हमें इसे इंटरप्रेट करना है, ताकि हमारा 2026 का अटेम्प्ट 6 से जाए और हम उसमें पास हो जाएं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया है, तो हमारे संविधान में किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है और इसकी
इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है प्रीवियस केसेस में ऑर्डिनेंस को लेके, ये सारी चीजें। फिर अगेन जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन, देखो क्या करता है यूपीएससी ज्यादातर टाइम पे ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है, और यही बोल करके यही स्टेटमेंट दे करके यूपीएससी एस्पिरेंट्स को फंसाने का काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर, आपने ये टर्म बहुत सुना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन रिसेंटली प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट ये है, और एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया था उसमें, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या नहीं। बट हमें ये समझ तब आएगी जब हम जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज द जुडिशियल, यानी कि जुडिशियल इनोवेशन का पार्ट है, ठीक है, जुडिशियल इनोवेशन। केशवानंदा भारती केस हुआ था, आप सभी ने ये नाम सुना होगा, केशवानंदा भारती केस 1973, ठीक है, 24 अप्रैल सचिन तेंदुलकर जी के जन्मदिन का ये दिन था जब ये जजमेंट आया था। आप इस बेस पे इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस दिन भारतीय न्यायालय ने, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, ये लैंडमार्क जजमेंट था 13 जजेस का, 13 जजों की बेंच ने ये जजमेंट दिया था, जिसमें इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की स्थापना की थी, यानी कि कुछ ऐसा पार्ट जिसे संविधान की संशोधन से भी हटाया नहीं जा सकता। अब आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर का मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि ये जुडिशियल इनोवेशन का पार्ट है। बट जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो ये ऐसे फ्रेम करेगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंस दिस और स्टेट दिस, इस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है और कौन सा पार्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि जुडिशियल इनोवेशन के थ्रू आया है, और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन की। तो अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कौन सा आता है, तो आपका है ये पार्लियामेंट। करीब करीब अगर प्रीवियस ईयर कुछ सालों की बात करें तो करीब 24 से 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट से पूछा गया है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी से करीब करीब 26 से 28 क्वेश्चन इससे पूछे गए। और फिर सैलिएंट फीचर, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से करीब करीब 10 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए। और प्रियम्बल हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रियम्बल से करीब करीब 5 to 6 क्वेश्चंस इससे भी पूछे गए हैं प्रीवियसली। और जुडिशरी, जो अभी मैं बात कर रहा था, जुडिशियरी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करीब 8 से 9 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं प्रीवियसली। फिर आता है एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव से अगर बात करें तो इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। फिर मैं बात करूं तो लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, यानी कि थर्ड लेवल, थर्ड टीयर, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, इससे अगर बात करें तो करीब करीब इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज, और ये रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कोई भी इनिशिएटिव हो गया ना, उससे करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं। तब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी यूपीएससी एग्जाम का। और ऊपर से उसमें भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे हमें जरूर से ध्यान देना है। अदरवाइज क्या होता है कि बच्चे लक्ष्मीकांत की बुक्स देखते हैं और उतनी मोटी बुक देख के कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़े। बट रियल फैक्ट ये है कि यूपीएससी का भी एक सेगमेंट रहा है, प्रीवियस ईयर से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं एक ऐसा चैप्टर, कहीं एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां से यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चंस पूछती है, और उसी का एग्जांपल आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, बट ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से कवर किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है एस्पिरेंट्स, आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो 26 में, या फिर आपका सेकंड, थर्ड या जो भी अटेम्प्ट हो रहा हो, आपको ये याद रखना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, यानी कि टैबलेट से पढ़ना पसंद करते हैं, लैपटॉप से पढ़ना पसंद करते हैं, मोबाइल से पढ़ना पसंद करते हैं, और धीरे धीरे वो हार्ड कॉपी भूलते जाते हैं। लेकिन मैं उनको भी बता दूं, आपको अपने स्टडी टेबल पे आपके पास सिलेबस चिपका होना चाहिए, यानी कि स्टडी टेबल के सामने आपकी जो वॉल होगी वहां पे आप इसको चिपका कर रख लीजिए, और साथ में आपके पास हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, प्री और मेंस, स्पेसिफिकली मेंस का सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। तो अगर मैं कल से पॉलिटी पढ़ने जा रहा हूं तो मेरे हाथ में उसका प्रिंट फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए,
जो कि आपके सामने इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। GS2 का पार्ट आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हम इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे, और पॉलिटी भी, और अगला है सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये 4 सब्जेक्ट इस GS2 का पार्ट हैं, और इसी में हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को कवर करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। ठीक है, आप स्क्रीन को आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस आपके पास प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि सोर्स किसे फॉलो करना है। तो अगर आप वेटरन हैं, यानी कि आपको 1 साल 2 साल ऑलरेडी हो चुका है, आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। तो आपने जिस सोर्स को अभी तक पकड़ा है, आप उसी को फॉलो करिए, सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिस बच्चे ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक, यानी कि रामबाण वाली बुक अगर मैं कहूँ, तो वो सबसे पहले आप उठाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की। ठीक है, ये बुक आपको सबसे पहले पढ़ना है, ना कि डायरेक्ट लक्ष्मीकांत। एंड देन सेकंड नंबर पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, इस बुक को आपको पढ़ना है। और फिर आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत, या फिर आप DD बसु को भी फॉलो कर सकते हैं, ज्यादातर लोग M लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। साथ में अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, तो आपको की कोचिंग की क्लास नोट्स होगी, उसको प्रेफर कीजिए, और नहीं तो इस लेक्चर्स को आप एज अ रिवीजन नोट्स के रूप में देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि सेकंड ARC की रिपोर्ट जो है, उसकी समरी आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके जरूर प्रिंट फॉर्म करके उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको वो ऐसे एथिक्स और साथ में पॉलिटी गवर्नेंस सारी जगह पे बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें एक स्लाइटली छोटा सा डिफरेंस है। जैसे एक पर्टिकुलर लैंड है, देखो मैं एक आप समझो कि ये कोई पर्टिकुलर डिफाइंड टेरिटरी है, यानी कि एरिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, सपोज XYZ और ABC। ठीक है, ये करीब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया है जिसमें XYZ और ABC ये 6 लोग रहते हैं। ठीक, क्या हुआ कि इन 6 लोगों में XYZ और A ने ये चारों ने मिलकर B और C को इलेक्ट किया एज अ इलेक्टेड बॉडी, और इनको अपनी पावर्स दी कि आप हमारे ऊपर गवर्न करें, और पूरे गवर्नमेंट को फॉर्म करके हमें कंट्रोल करें, हमें एक्सटर्नल थ्रेट और साथ साथ इंटरनल ऑर्डर से भी बचा कर रखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड द स्टेट। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि XYZ BC जो मैंने बताया आपको, कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी, यानी कि ये वाला एरिया जो कि इंडिपेंडेंट होगा एक्सटर्नल कंट्रोल से, यानी कि हमें कोई भी विदेशी ताकत कंट्रोल ना कर रही हो, साथ में हम पोजेस कर रहे हो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि XYZ और A ने मिलकर B और C को अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुना, और उसे पावर दी कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे गवर्नमेंट को, और एक लॉ बनाएंगे और हमारे ऊपर रूल करेंगे। ठीक है, हमारी जगह, दैट इज कॉल्ड द स्टेट। ठीक, बात समझ में आई। अब इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसको आप ध्यान से समझिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस, याद रखना डिफाइन वर्ड यूज किया गया है कि स्टेट किसे बोलते हैं। ठीक है, और आपके सामने ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। अब याद रखना, ये पहला ऑप्शन क्या कहता है, a community of a person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government। अब ध्यान से सुनो, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई वो यही थी, यानी कि स्टेट इज स्टेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग एट अ डेफिनिट टेरिटरी। एक डेफिनिट टेरिटरी होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेस कर रही हो अपनी खुद की ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। बात समझ में आई। अब इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनिट टेरिटरी possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये एक आइडियल स्टेट की डेफिनेशन है, ना कि स्टेट की। और क्वेश्चन में पूछा गया था स्टेट की डेफिनेशन बताना है। तो ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज करता है कि आपको एक स्टेट की भी डेफिनेशन दे दी और साथ में आइडियल स्टेट की भी डेफिनेशन दे दी, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, स्टेट समझ में आ गया, अब गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑर्गन्स ऑफ स्टेट की। तो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में 3 चीजें होती हैं। पहला लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद, और लेजिस्लेचर का मतलब होता है SLA, यानी कि हमारी विधान सभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, बात समझ में आई। जो दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव होता है। देखो एग्जीक्यूटिव ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एमपीज, एमएलएज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सांसद, विधायक, ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं तो ये होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जैसे कि आईएएस, आईपीएस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक टाइम फ्रेम में इलेक्ट होकर के आते हैं, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के थ्रू जाते हैं और उनके अंडर में रह करके काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। और इसी भी याद रखना, इसी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव को होल में एज अ होल कहा जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि जो गवर्नमेंट की मैंने परिभाषा बताई, वो गवर्नमेंट मतलब कि बेसिकली एग्जीक्यूटिव को ही गवर्नमेंट कहा जाता है। और एज अ स्टेट में तीनों ऑर्गन आते हैं जिसकी बात कर रहा था मैं, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जुडिशरी का क्या सिस्टम है भारत में। जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है? यानी कि नीचे, सबसे नीचे जो है वो हो गई लोअर जुडिशरी, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको कहा जाता है। उसके ऊपर आ गया हाई कोर्ट और सबसे ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट्स हो गई उसको सभी कोर्ट्स को मान्य होंगी, यानी सबको मानना होगा। गवर्नमेंट को तो मानना ही होगा, साथ में सारी निचली अदालतों को भी मानना होगा, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट की रूलिंग को लोअर कोर्ट्स को मानना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है। और हाई कोर्ट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 214 टू लेके 231 तक हाई कोर्ट्स के बारे में बात की गई है। और जो तीसरा है, यानी कि सब ऑर्डिनेट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी जिसको कहते हैं, इसकी बात करें तो आर्टिकल नंबर 233 से 237 तक इसके बारे में ध्यान से, मतलब डिटेल से बताया गया है। किसमें? हमारे संविधान में। ठीक है, ये याद रहेगा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी तक तो हमने समझा कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, ऑर्गन्स क्या क्या हो गई स्टेट की, है ना। स्टेट में हम स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को हमने समझा थोड़ा सा। अब हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। देखो, कोई भी एरिया होता है जिसको मैंने स्टेट कहा, अभी बताया आपको, समझाया। वो स्टेट, किसी भी एरिया के लिए गवर्न करने के लिए एक लॉ की जरूरत होती है, जिसे हम फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। यानी कि अगर भारत है, इन द केस ऑफ इंडिया, तो भारत के लिए जिस एक बेसिक लॉ की जरूरत होगी उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड विच हैज द लीगल सैंक्टिटी, यानी कि उसकी एक वैधानिक मान्यता होगी। ठीक है, और ये कैसे होगी अभी हम इसे आगे समझेंगे। और ये करेगा क्या? तो ये हमारे लिए सेट करेगा फ्रेमवर्क और प्रिंसिपल, यानी कि सिद्धांत, और किस तरीके से हमें फंक्शंस करना है। हमें मतलब ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, तो तीनों किससे बाउंड होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड विच हैज द लीगल सैंक्टिटी, which sets out the framework and the principal functions of the organs of state. That is the constitution, and for the case of India, that will be the constitution of India. ठीक है, चलो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसे मैं ध्यान से थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अब हम समझते हैं फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसे कहते हैं? इसके फंक्शंस क्या होंगे? पहला, सबसे पहले ये याद रखना होगा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो प्रोवाइड कराता है क्या? बेसिक रूल, यानी कि बेसिक लॉ। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उस पर्टिकुलर लैंड या पर्टिकुलर कंट्री के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लिए बेसिक रूल प्रोवाइड कराएगा। और उस रूल से क्या होगा? वो रूल अलाउ करेगा मिनिमल मिनिमल कोऑर्डिनेशन among amongst members ऑफ सोसाइटी, यानी कि जिसके लिए वो बनाया जा रहा है, मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराएगा कौन? वो बेसिक रूल और बेसिक लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन होगा दैट इट विल डिफाइन हु हैज द लॉ मेकिंग पावर्स
एंड एनफोर्सिंग पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भारत में लेजिस्लेटिव के पास ये राइट्स है कि वो लॉ मेकिंग करेगी, यानी कि हमारी संसद और राज्य के लेवल पे विधानसभाएं, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो हमारी सरकारें करेंगी, यानी कि चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये हमारे फंक्शंस में आएगा, यानी कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आएगा। तीसरी बात करें तो इट सेट्स दी लिमिट। ठीक है, लिमिट सेट करता है ऑन व्हाट स्टेट कैन इम्पोज ऑन इट्स पीपल। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी भारत सरकार किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाती है और ऐसा करना संविधान के अगेंस्ट हो, यानी कि संविधान में ऐसा करना मना हो, तो वो भारत सरकार नहीं कर सकती, या उसके बियॉन्ड जाकर भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि संविधान में वो करना मना है। दैट सेट्स द लिमिट, यानी कि संविधान की उपेक्षा करके आप कोई भी आर्बिट्ररी तरीके से लिमिटेशंस नहीं लगा सकते हैं जनता के ऊपर। और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान का ये फंक्शन होता है कि संविधान सरकारों के ऊपर लिमिट लगा के रखती है, एक तरीके से अपनी कमांड बनाकर रखती है कि आप इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो अगला होगा दैट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो रिफ्लेक्ट करता है, दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी और फिलॉसफी फिलॉसफी ऑफ दैट नेशन स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो फिलॉसफी है, इंडिया की जो आइडियोलॉजी है, ये कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, तो वो हमारे प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट होती है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में उसे भी कवर करेंगे। ध्यान से समझेंगे कि भारत की आइडियोलॉजी क्या है, भारत की फिलॉसफी क्या है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, कि जो भी फंक्शन होगा, मतलब कि जो नेक्स्ट मतलब जो फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आएगा कि ये हमें प्रोवाइड कराता है अमेंडेबिलिटी। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन। बात समझ में आई? संविधान एक बार बना दिया, अब अगर उसमें संशोधन नहीं होगा समय समय पर, उसे अमेंड नहीं किया जाएगा, तो वो संविधान रिजिड हो जाएगा और वो आगे चलकर खत्म हो जाएगा, यानी कि वो डिफंक्ट कर जाएगा और वो संविधान बहुत सालों तक नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। अब से लेकर आज तक 106 यानी कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हो चुके हैं टिल 2025 तक। ठीक है, और इसी का कारण है कि भारत का संविधान आज 78 सालों बाद भी अच्छे से रन कर रहा है, चल रहा है। जबकि अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क में यानी कि पाकिस्तान में कई बार मल्टीपल टाइम्स संविधान संशोधन कर दिया गया है। इवन संविधान ही कई बार आ चुका है, यानी कि कई बार संविधान नया आ चुका है वहाँ। क्यों? क्योंकि उनका संविधान रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था। ठीक है, और तानाशाही वहाँ का रवैया रहा है, तो उस कारण भी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम कैसे इंश्योर करेंगे, है ना, इंश्योर कैसे करेंगे सक्सेस। ठीक है, सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी हम किसी भी संविधान, यहाँ पर्टिकुलर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी संविधान की सक्सेस को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, कि कोई भी संविधान इट शुड बी ड्रॉन विद द पीपल ऑफ क्रेडिबल क्रेडिबल पर्सन, यानी कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान शुड बी ड्रॉन बाय दोज पीपल हु हैज देयर ओन क्रेडिबिलिटी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, तो मेरी खुद की भी कुछ क्रेडिबिलिटी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मेंस लिखने का, इंटरव्यू देने का और टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर ये मेरे पास है तभी आप मुझे एज अ क्रेडिबल सोर्स मान करके आप ये कोर्स को पढ़ रहे होंगे। अदरवाइज अगर मैं खुद पढ़ते पढ़ते, अगर मैंने आज प्रिपरेशन स्टार्ट करी या मेरे को खुद कुछ नहीं आता और मैंने स्टार्ट कर दिया आपको पढ़ाना, तो आप क्रेडिबल सोर्स ना मान करके आप इसे बंद करके चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब कोई क्रेडिबल इंसान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो उससे उस संविधान की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वहां पे उसके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू ये सारी चीजें बनाई होंगी, जिसमें ओवरऑल लार्जर पर्सपेक्टिव में पूरी जनता को फायदा होने वाला है। पहला जो याद रखना है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा साथ में याद रखना है कि वेरियस सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा।
और साथ में याद रखना है कि कोई भी लॉ बन रहा है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, यानी कि लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, याद रहेगी बात। अब एक टर्म यहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इट इज संविधानवाद। ठीक है, समझ में आई बात। संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। देखो, अगर कोई भी सरकार, क्योंकि हमें हमने अभी पढ़ा कि संविधान का जो फंक्शन है उसमें एक फंक्शन ये भी है कि वो सरकार के ऊपर ऊपर लिमिट इंपोज करके रखती है कि आप बियॉन्ड लिमिटेशन, आप इसके बाहर नहीं जा सकते। वही चीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अदर फॉर्म में है कि अगर कोई भी सरकार कुछ लॉज बनाती है वो संविधान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट और पावर ऑफ द स्टेट के ऊपर, चाहे फिर वो राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार। यानी कि इट बेसिकली means that the state should not exercise its power contrary to the spirit of constitution। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है तो एक सर्टेन जो लिमिटेशन इंपोज की गई है उसके बियॉन्ड आप कोई भी कारण से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, दैट विल गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, एंड इट शुड ऑलवेज बी वर्किंग विद इन फोर वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वही चीज जो कि ओवरऑल एक लाइन में अगर मेरे को कहना हो कि संविधान से बाहर की कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का उल्लंघन करते हैं। बात समझ में आई।